आज हमारी एएनएफ की फ़र्स्ट क्लास है जो सीटें आई हुई थी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अंदर, तो उसकी हमारी फ़र्स्ट क्लास आज होने वाली है ये। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका फ़िज़िकल टेस्ट कैसा होगा, कौन कौन सी पोस्ट पर फिज़िकल टेस्ट होगा और इसकी डेट कौन सी है। इसकी ऑफिशियल डेट भी अनाउंस हो चुकी है इस फिज़िकल टेस्ट की कि ये कौन सी डेट पर होगा और कौन कौन सी पोस्ट पर होगा। ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि रिटन टेस्ट इसका कैसा होगा, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कौन कौन से नोट्स आपने पढ़ने हैं, कहाँ से आपने कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। बहुत सारे सवालात आपके होंगे इससे रिलेटेड, तो ये भी मैं आपके सब बताऊंगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर हम एक ओरिजिनल पास्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि एएनएफ का था। वो कंप्लीट जो पेपर है वो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर आता कैसा है, ओरिजिनल जो इसका पास्ट पेपर है। और क्लास जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसीलिए आपने अपना टाइम निकाल के बैठना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जो समझाऊंगा, तैयारी का तरीका समझाऊंगा और इसकी जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो कैसी होती है उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। ये हमारी जो फर्स्ट क्लास है एएनएफ की, ये सब के लिए फ्री होती है। अगर आप आगे जाके कंटिन्यू करना चाहते हैं तैयारी हमारे साथ, कंप्लीट प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं हमसे, तो उसके लिए आपको हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, वहाँ पर आके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी थोड़ी सी फ़ीस होती है, बहुत कम फ़ीस लेते हैं हम, एक बार फ़ीस लेते हैं, मंथली भी नहीं होता हिसाब, एक बार आपने वो फ़ीस पे करनी है, बहुत ही कम होती है। मेरी गारंटी है आपको कि हर बच्चा उसको ईज़िली अफोर्ड कर सकता है। अगर आप आएंगे, रब्ता करेंगे हम वहाँ हमारे साथ, तो हम आपको बता देंगे फ़ीस कितनी है। बहुत ही कम में आप इसको ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। उसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, वीडियो क्लासेस होंगी, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह भी शेयर की जाएंगी। लेकिन अगर आपने हमारी क्लास नहीं भी लेनी, तब भी आपने मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता लाजमी करना है। आपने वहाँ पर आके हमें मैसेज कर देना है, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। उससे आपको 3 बड़े फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर जो जॉब्स के ऐड वगैरह लगते रहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 2, इस जॉब से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आपके वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 3, जो मेन फ़ायदा आपको होगा वो ये होगा कि आपको मैं फ्री में पीडीएफ नोट्स एंड बुक्स शेयर करूँगा। इस जॉब से रिलेटेड चाहिए या किसी और जॉब से रिलेटेड भी चाहिए, तब भी आप वहाँ से आके मुझसे मांग सकते हैं। किसी से पैसे नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ नोट्स एंड बुक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपने लाजमी मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना है, बेशक आप क्लास लेते हैं, बेशक नहीं भी लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा अपने स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ़िज़िकल टेस्ट जो है इनका होता है, ठीक है, और इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, लेकिन सब पोस्ट का फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होता। कौन कौन सी पोस्ट का, तो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला राउंड हमारा क्या है, फ़िज़िकल टेस्ट है। फ़िज़िकल टेस्ट जो बच्चे क्लियर कर लेंगे, फिर उनका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद फिर हमारा इंटरव्यू होता है। जो कुछ सीटें हैं जैसे कि अपना सब इंस्पेक्टर की है, तो उनका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो फिज़िकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट है, ये कौन सी डेट को होंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने खुद ही अनाउंस किया हुआ है, नोटिफिकेशन खुद ही एएनएफ ने दिया हुआ है। तो कौन सी डेट के होंगे, जो फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट हैं ये होंगे 31 मार्च से 9 अप्रैल तक, ये इनके क्या होंगे, फ़िज़िकल होंगे। ठीक है, तो इसकी स्लिप वगैरह आपके पास आ जाएगी, आपको ईमेल भी आ जाएगा या बज़रिए डाक भी ये भेज देते हैं, तो लेकिन ईमेल आएगा इस बार, हर बार ये डाक के ज़रिए भेजते हैं, इस बार आपको मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा, आपने खुद डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, फिर भी आप व्हाट्सएप पर आकर पूछ लेना कि कैसे इसकी स्लिप डाउनलोड हो रही है। उसके बाद है रिटर्न टेस्ट। जब ये फ़िज़िकल टेस्ट हो जाएंगे तो रिटर्न टेस्ट जो है ना कहाँ कब होंगे, 3 से लेकर 5 मई के दरमियान में इसके क्या होंगे, रिटर्न टेस्ट होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि मई में आपका क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। इसलिए आपने रिटर्न टेस्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, यही मेन पार्ट होता है। अगर आप अपनी जॉब्स लगवाने में सीरियस हो तो रिटर्न टेस्ट को आपने अच्छे से तैयार करना है। हमारे साथ भी क्लास में जुड़ सकते हैं, खुद से करें तो वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आप फ्री में अगर खुद से करना चाहें तो मैं दोनों तरीके बताता हूँ, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है फिर। ठीक है, तो इसीलिए ये डेट कन्फर्म होगी आपको फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट की। अब चलते हैं कि सर फिज़िकल टेस्ट जो है ना किस किस पोस्ट का होगा और जो है ना कैसा फ़िज़िकल टेस्ट होगा। तो फ़िज़िकल टेस्ट जो होगा, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसका होगा अपना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की पोस्ट यानी कि अपना एएसआई की है, कांस्टेबल की हो, कांस्टेबल ड्राइवर का भी होगा, कांस्टेबल ऑपरेटर का भी हो। मतलब ये जितनी भी जॉब्स हैं ना, इनकी यूनिफॉर्म होती हैं। ठीक है, इन सीटों की क्या होती है, यूनिफॉर्म। सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म होती है, सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की भी होती है,
एएसआई की भी होती है, कांस्टेबल की भी होती है, कांस्टेबल ड्राइवर की भी होती है, और कांस्टेबल ऑपरेटर, इनकी भी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। और फिज़िकल टेस्ट इन्हीं का ही होता है। फिज़िकल टेस्ट से मुराद जो रनिंग वगैरह होती है, पुशअप सीटअप्स वगैरह होते हैं, वो सिर्फ इन्हीं पोस्ट के होंगे। ठीक है, ये बात कन्फर्म होगी। तो अब आ जाते हैं कि सर फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या होगा, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक है, याद रहे कि इसके लिए आपसे हाइट रिक्वायर्ड की गई थी, आपको पता होगा ऐड के अंदर। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा आपकी हाइट की मेजरमेंट होगी। ठीक है, मेजरमेंट हाइट की होगी, जो मैंने आपको बताया था इस तरह से आपको ठहरा देंगे, वो ख़ुद मेजरमेंट करते हैं, इस तरह की होती है। वहाँ पर आपको शूज़ वगैरह उतार के ठहरना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों की हाइट की मेजरमेंट होगी। मेल के लिए जो अपना हाइट रिक्वायर्ड थी वो थी 5 फुट 7 इंच, ये मेल्स के लिए थी, और 5 फुट अपना 4 इंच थी फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो ये दोनों की पहला स्टेप क्या होगा आपका कि हाइट यहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड की गई है, तो पहला स्टेप में आपकी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, जो मेल्स हैं उनकी चेस्ट की मेजरमेंट भी होगी। ठीक है, सिर्फ मेल्स के लिए। तो मेल्स की चेस्ट की है मेजरमेंट मैंने आपको बताया था कि ये 32 बाई क्या होनी चाहिए, 34 होनी चाहिए। ठीक है, 32 इंच बटे 34। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका कि जब आप रिलैक्स ठहरे हुए हैं, ऐसे ही ठहरे हुए हैं, तब आपकी 32 आनी चाहिए। जब आपको कहेंगे कि सांस फुलाओ, तो जब आप सांस फुलाएंगे तो आपकी छाती जो है ना एक्सपेंड करेगी, तो फिर जो है अपना जो मेजरमेंट होगी वो 34 इंच वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये होगी आपकी मेल्स के लिए। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, जब ये सबकी क्लियर हो जाएगी कि ठीक है जी, इसकी हाइट भी पूरी है, ये भी ठीक है, फिर आपकी रनिंग होगी। ठीक है, उसी एक ही दिन में सब कुछ होगा। तो रनिंग में क्या होगा, 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है। मेल्स को टाइम दिया जाएगा 7 मिनट का, और जो फीमेल्स हैं उनको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। ठीक है, तो 10 मिनट में फीमेल ने रनिंग पास करनी है यहाँ पर, और मेल्स ने जो रनिंग पास करनी है वो कितनी करनी है, 7 मिनट में करनी है। और फासला कितना है, 1.6 किलोमीटर्स। ठीक है, जिसे हम 1 मील भी बोलते हैं, 1600 मीटर भी इसे आप कह सकते हैं। तो 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, ये आपने क्लियर वहाँ पर लाजमी करनी है, ये इसका अहम पार्ट है। उसके बाद मेल्स से हो सकता है, अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन पुशअप सीटअप्स हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी फिर भी जारी रखो। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई मसला नहीं है, कौन सा आपको कुछ जा रहा है। तो पुशअप सीटअप्स भी आपके हो सकते हैं मेल्स के लिए। फीमेल के लिए सिर्फ रनिंग होगी। तो पुशअप जो है ना यहाँ पर आपको होने चाहिए, ये आपसे पुशअप लगवा जाएंगे तकरीबन 2 मिनट में। आई थिंक कोई 32 होते हैं या 22 होते हैं। ठीक है, इस तरह तो, लेकिन ये मेन हिस्सा नहीं है इसका। ठीक है, मेन हिस्सा आपका रनिंग ही है। ये जब आप रनिंग पास कर लेते हैं ना, तो मेरी गारंटी है आप पुशअप सीटअप पास कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी डिस्काउंट दे देते हैं। बच्चे थके हुए होते हैं, रनिंग करके आ रहे होते हैं, तो उसके बाद ये होता है फ़ौरन, तो वो थोड़ा बहुत वो भी उनको पता होता है कि इंसान है आखिर। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने प्रिपरेशन तो करनी है ना हर चीज़ की, बिल्कुल भी ज़ीरो पे नहीं जाना आपने। थोड़ा बहुत तो आप लगा ही लेंगे इंशाल्लाह। आपकी रनिंग बस मेन है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद पुशअप हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिटअप्स भी आपके यहाँ पर उन्होंने डिमांड किए हुए हैं, सिटअप होंगे इस तरह से, आपने है ना सिटअप्स भी लगाने हैं। लेकिन मेन पार्ट इसका मैंने ऑलरेडी बताया कि वो क्या है, रनिंग है। अगर ये इंक्लूड हुआ नहीं हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपने तैयारी करनी है। ये हमारा हो गया फिज़िकल टेस्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी आपकी आंखें भी चेक की जाएंगी। ठीक है, आई साइट आपकी कितनी है, किसी की ज़्यादा ही आई साइट ख़राब है तो उसको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर ये यूनिफॉर्म की पोस्ट होती है, यहाँ पर आपको एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह किसी को है तो वो भी ना जाए, उसका भी फ़ायदा नहीं है, उसका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर रिटन टेस्ट की तरफ, जो कि मेन पार्ट है इस चीज़ का। याद रहे, जिन बच्चों के रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे वही इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, वही अगले स्टेप में क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए रिटन टेस्ट सिर्फ पास ही नहीं करना, बल्कि अच्छे नंबरों से मेरिट ही बनाना है। क्योंकि जो पोस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट है 100 किसी भी, ठीक है ना, 100 सीटें अवेलेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, 100, तो सबको इंटरव्यू के मैसेज नहीं आया करते। ठीक है, ये तकरीबन एक सीट पर 3 बंदों को या हद 5 बंदों को बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या मतलब कि अगर 100 सीट है ना, तो 5 बंदे के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 500। तो इंटरव्यू का मैसेज सिर्फ जो 500 स्टूडेंट होंगे उनको आएगा। और कौन से 500 स्टूडेंट, मतलब जो टॉप पर होंगे, क्योंकि जिनके नंबर अच्छे होंगे, बेशक आप इस रिटन टेस्ट को पास कर लो, लेकिन पास करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको इंटरव्यू का मैसेज आएगा। इंटरव्यू का मैसेज हमेशा उनको आएगा जिनके अच्छे नंबर होंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल सीटें हैं अगर 10,
तो इंटरव्यू का मैसेज कितने बंदों को आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 50 बंदों को इंटरव्यू का मैसेज आएगा, ठीक है। और उसमें से भी 5 बंदे रिजेक्ट होंगे, एक बंदा क्या होगा, सेलेक्ट होगा। इसीलिए ये सबसे मेन पार्ट है रिटन टेस्ट इसका। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रिटन टेस्ट आपने अच्छे से तैयार करना है। कहीं से तैयार कर लो, मुझसे नहीं पढ़ना, कहीं और से पढ़ लो, लेकिन करना लाजमी है आपने, ठीक है। अच्छा, अब रिटन टेस्ट में सर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने चाहिए, ठीक है। सिलेबस में इसका आपको बता देता हूँ कि ये 100 MCQs का क्या होगा, पेपर होगा। इसमें MCQs होते हैं, कोई भी थ्योरी वगैरह ऐसे मजमून कुछ भी नहीं होता, ठीक है। 100 नंबर का क्या होता है, एक सिंपल सा पेपर होता है MCQs बेस्ड। उसमें सवाल जो होते हैं मिक्स होके आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश का उसमें सवालात होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के सवालात होंगे, पाक स्टडी के तकरीबन 20 सवाल इसके होते हैं, ठीक है। और 20-20 करके तकरीबन सवालात होते हैं हर सब्जेक्ट के। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ होगा, पाक स्टडीज़ के होंगे, जनरल नॉलेज ये मेन पार्ट है इसका, GK के सवाल में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ANF से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, ANF जो एक्ट है 1997 का ANF एक्ट, ये भी आपने याद करना है। और ANF से रिलेटेड भी आपने सारे सवाल याद करने हैं कि इसका अभी जो DG साहब हैं वो कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये मिनिस्टर इसका कौन है। तो ये सारे जो इनके इदारे से रिलेटेड सवालात हैं वो आपने सारे तैयार करने हैं। उसके बाद इसमें बेसिक मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स के सवालात भी हो सकते हैं। कंप्यूटर और एवरीडे साइंस के सवाल इसमें लाजमी होते हैं। तो कंप्यूटर का सवाल सिर्फ उनके लिए होंगे जिन्होंने क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई किया, जैसे कि UDC, LDC वगैरह, और सब इंस्पेक्टर में भी कंप्यूटर के सवालात हो सकते हैं। पिछला जो इसका सिलेबस था ना, जो पिछले पास्ट पेपर थे, उसमें मैथ वगैरह शामिल नहीं थी, लेकिन इस बार इसमें मैथ शामिल होगी, ठीक है। इसलिए आपने बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से तैयार करना है। ये खुद से तैयार करने की चीज़ें नहीं हैं, तो आपने लाजमी क्लास वगैरह ले लेनी है। अगर नहीं भी लेनी तो फिर आप जो है ना, इसको मैं आपको बता दूंगा कि आपने खुद से इसको कैसे पढ़ना है। तो ये सारे सब्जेक्ट वाइज आपने पढ़ने हैं। जब हम क्लास देते हैं ना, तो हम सब्जेक्ट वाइज हर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। हम इंग्लिश के लेक्चर देते हैं, उसमें चीज़ें समझाते हैं। इंग्लिश में क्या क्या आता है, इंग्लिश की ग्रामर्स आती हैं, जो भी आपके टेंस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, और ईडियम्स वगैरह हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे इंग्लिश में शामिल होते हैं। और इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड बेसिक सवाल जितने भी हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आपने उसको अपना सब्जेक्ट वाइज तैयार करना है, ठीक है। तो हम भी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज देते हैं और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी साथ में करवाते हैं, टेस्ट वगैरह भी लेते हैं। हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है www.ilmiway.net, आप वो भी जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको MCQs देखने को मिल जाएंगे। और मैथ के भी हम बकाया तौर पर लेक्चर देते हैं, मैथ में एक एक चीज़ समझाते हैं, ठीक है। 2 घंटे की हमारी क्लास होती है डेली बेसिस पर, और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी और लाइव क्लास भी होती है। रिकॉर्डिंग्स में क्या होता है कि आपका जब दिल करे आप उस क्लास को देख सकते हैं, और लाइव में यह है कि आप लाइव भी देख सकते हैं। और ये लाइव रिकॉर्डिंग दोनों की सहूलत आपके पास अवेलेबल रहेगी। मतलब आपका दिल करे तो लाइव में आ जाए, दिल नहीं करता तो वही रिकॉर्ड होके अपना हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। वेबसाइट पे आप जब दिल करे, आप जितने लेक्चर जब दिल करे आप उसको देख सकते हैं, और वक्त की उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। और सारे लेक्चर जब तक आपका रिटन टेस्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक अवेलेबल रहेंगे आपके पास, पहले से लेकर आखिर तक जितने भी लेक्चर हमारे हो जाएंगे। और रिटन टेस्ट तक हमारे लेक्चर्स भी जारी रहेंगे, और इंटरव्यू की तैयारी भी हम आपको फ्री में करवा देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सिलेबस, मैंने आपको समझा दिया। 100 MCQs का एक पेपर होगा, मिक्स पेपर होगा, ये सारे सब्जेक्ट में से सवालात उसमें आएंगे। अब चलते हैं ज़रा अपना एक पास्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर होता किस टाइप का है, ठीक है। ये एक पुराना पेपर है, इसका ये ओरिजिनल पेपर है, इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये पोस्ट जो है ना, ये कौन सी पोस्ट का है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ANF की जो पोस्ट थी अपना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये उसका पेपर है, ठीक है। सबका सिलेबस सेम ही है। अगर आपने 2-3 पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ ना, जैसा कि किसी ने ASI पर, कांस्टेबल पर, किसी ने कलर पर अप्लाई किया हुआ है, तो सबका सिलेबस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सिलेबस सेम है मतलब क्या है, आपने टॉपिक तो तैयार करने हैं ना, MCQs अलग अलग आ सकते हैं। ये है कि ASI के पेपर में ज़ाहिर सी बात है कोई और MCQs होंगे, और कांस्टेबल के पोस्ट में थोड़ा सा ज़रा कम मतलब मुश्किल MCQs होंगे, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। बेसिक भी आपने याद करनी है, थोड़े से मुश्किल सवाल भी आपने याद ही करने पड़ेंगे अगर आपने बड़ी पोस्ट अप्लाई किया हुआ है। तो जो क्लर्क और अपना LDC UDC वाले हैं और बाकी जो हैं, तो उनका फिज़िकल टेस्ट नहीं होता, उनका रनिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे पास है यहाँ पर, द इंडस वाटर ट्रीटी
इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन, इंडस वाटर ट्रीटी जो है किसको कहते हैं, सिंध तास को कहते हैं, ठीक है। एक और सवाल यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर कि उर्दू में होगा या इंग्लिश में। पेपर इंग्लिश में होता है, जो कंप्लीट पेपर है वो आपका इंग्लिश में होगा, बेशक आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिंध तास मुआहदा, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी किसे कहते हैं, सिंध तास मुआहदा आपने पढ़ा होगा। जो वो कहता है कि वाज साइन बिटवीन, किन के दरमियान में साइन हुआ था, तो ये 1960 में साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। ये जो वाटर का डिस्प्यूट था हमारे दरमियान, तो उसको सॉल्व करने के लिए साइन हुआ था, जो कि हम क्या कहेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। आजकल भारत के साथ जब हमारी जब लड़ाई हुई थी, अभी अभी जंग हुई थी, छोटी सी एक झड़प हुई थी, तो भारत कहता कि हमने इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया, सिंध तास मुआहदा, इंडस वाटर को हमने मुअत्तल कर दिया, हालांकि वो ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये 1960 में हुआ था। आगे जाते हैं नेक्स्ट। डोमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ, डोमा किसकी पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। हर पार्लियामेंट के नाम होते हैं। पार्लियामेंट से मुराद क्या होता है, जहाँ पर हमारी कानून साजी होती हैं, जैसा कि हमारे जो अपना नेशनल असेंबली है, जिसको यूँ समझ लो सिंपल, जब हमारे वोटिंग होती है ना, MNA सेलेक्ट होते हैं, हमारे MP सेलेक्ट होते हैं, तो ये सब जाके कहाँ बैठते हैं, हमारी पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, और हम इनको आम आवाम सेलेक्ट करती है वोटिंग के थ्रू, ठीक है। तो हर पार्लियामेंट का क्या होता है, नाम होता है। तो डोमा जो है किसकी पार्लियामेंट का नाम है, ये है रशिया की, ठीक है। ये है हमारे रशिया, रशिया क्या है, एक कंट्री है, रूस, ठीक है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कब एस्टेब्लिश्ड किया गया था, वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो कब बनाया गया था, ये बनाया गया था, वो सॉरी वो कह रहा है कि वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये लोकेशन की जगह पूछ रहा है, ठीक है। तो किस में मतलब हमारा पावर पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो लगाया गया था, तो ये कराची में है, ठीक है, कराची में है। कनॉप को बोलते हैं, KNUP, ठीक है। तो कराची के अंदर हमारा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस लिए होता है, इसमें हम बिजली वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है। ये एटम बम बनाने का नहीं है, बल्कि बिजली वगैरह तैयार करने का होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी, आपने सुना होगा बड़ी चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है, सबसे बड़ा पहाड़ आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ये नंबर 1 पे आता है। अगर नंबर 2 पे बात की जाए, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन, तो वो K2 है, और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर पे होता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद है द लेंथ ऑफ द स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल की लेंथ क्या है, स्वेज कैनाल की लेंथ है जी यहाँ पर 193 किलोमीटर, ठीक है, 193 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। स्वेज कैनाल एक पानी का रास्ता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक नहर है जो कि अपना तिजारत के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये हम जब कंप्लीट लेक्चर करेंगे ना, तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा जियोग्राफी के अंदर। इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ नूर महल लोकेटेड, पाकिस्तान के किस सिटी में नूर महल जो है ना लोकेटेड है, नूर महल लोकेटेड है बहावलपुर में, ठीक है। ये नूर महल जो है ये एक बिल्डिंग है, महल है, ठीक है, जो कि मंसूब है कि जो बीवी हैं नवाब साहब की नूर, उनके नाम से उन्होंने बनाया था। तो ये बहावलपुर जो हमारा डिवीज़न है जनूबी पंजाब का, वहाँ पर ये है, ठीक है जी। इसको आप घूमने भी जा सकते हैं, हम तो गए हुए हैं, हमने देखा हुआ है, आप भी चाहें तो इसको विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद है जी मोसाद इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, मोसाद जो है सीक्रेट एजेंसी है कौन से कंट्री की, तो ये है इसराइल की, ठीक है जी। इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है वह मोसाद है। पाकिस्तान की भी जैसा कि ISI है, इस तरह से मिलिट्री इंटेलिजेंस हो जाती है, IB हो जाती है, इसी तरह से हर मुल्क की अपनी सीक्रेट एजेंसीज़ होती हैं, और हमारी जो एजेंसीज़ हैं इनमें भी जॉब्स आती रहती हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इन विच कंट्री इज़ द ग्रेटेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वॉल, किस कंट्री के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट और लंबी वॉल अवेलेबल है, बड़ी दीवार अवेलेबल है, तो ये है चाइना में, ठीक है। चाइना कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने सुना होगा, जिसे हम दीवार चीन भी बोलते हैं, ये कई हज़ार किलोमीटर पर बनी हुई एक प्रॉपर दीवार है जो कि पुराने दौर में बनाई गई थी, इसलिए हम कहेंगे ये चाइना में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइम जोन्स, तो दुनिया को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया, तो ये है 24। टाइम जोन क्या होते हैं
कि हर कंट्री का जो है ना अपने हिसाब से टाइम होता है। साहब ज़रा हो सकता है यहाँ पर दिन हो और किसी और कंट्री में शाम हो, तो उनका टाइम और हमारा टाइम एक तो नहीं रखा जा सकता, इसलिए टाइम जोन्स बनाए गए कि यार इस एरिया में जो होगा उधर टाइम ये होगा, जो उससे दूसरे एरिया में होगा वहाँ पर ज़रा 2 घंटे का फ़र्क होगा, किसी में 3 घंटे का फ़र्क होगा। इसलिए आपने देखा भी होगा कि कभी कभी सऊदी अरब में हमसे पहले ईद हो जाती है और एक दिन पहले उनका रोज़ा हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो टाइम जोन के फ़र्क की वजह से होता है ज़्यादातर। तो 24 टाइम जोन है पूरी दुनिया में कि अलग अलग ये एक एक घंटे के फ़र्क में होते हैं। तो दुनिया में 24 तरह के टाइम है, समझ लें, ठीक है। द 38 पैरेलल लाइंस डिवाइड्स, ये एक क्या है, पैरेलल लाइन के नाम से मशहूर एक सरहद है। वो कहता है कि 38 पैरेलल लाइंस किन किन को डिवाइड करती है। तो ये कौन सी है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जो 2 कंट्री है ना, उनके दरमियान जो हम समझ लें कि बॉर्डर्स है, उसको हम कहते हैं ये, ठीक है। तो ये 2 मुल्क के दरमियान है। उसके बाद है सर क्रीक इज़ एन इशूड बिटवीन, सर क्रीक जो एक इशू है किन कंट्रीज़ के दरमियान में है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, याद रखना है आपने, मशहूर सवाल है, पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान में। उसके बाद है जी द एंशियंट सिटी ऑफ बेजेंटियम इज़ टुडे नोन एज, तो बेजेंटियम जो है ये पुराना नाम है इस्तंबुल का। इस्तंबुल जो है ये कौन सा, ये सिटी है तुर्की जो हमारा इस्लामिक कंट्री है उसका जो अपना शहर है इस्तंबुल, तो इसका पुराना नाम है, ठीक है। उसके बाद है जी द कैपिटल ऑफ क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल सिटी क्या? ये सब चीज़ें जो है ना याद करने की, अलग अलग जब नॉलेज के सवालात अलग अलग याद किए जाते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको अलग अलग याद कराएंगे कि कैपिटल सिटी क्या होती हैं, पार्लियामेंट्स क्या होती हैं किसी भी कंट्रीज़ की, तो अलग अलग उनके टॉपिक्स होते हैं चैप्टर के हिसाब से। तो क्यूबा जो है किसका कैपिटल सिटी है? ये है जी अपना क्यूबा का कैपिटल सिटी क्या है? हैवाना, ठीक है। क्यूबा जो कंट्री है उसका कैपिटल सिटी है वो क्या है? हमारा कैपिटल सिटी क्या होते हैं? हमारे दारुल हुकूमत, जैसा कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है, हमारा दारुल हुकूमत है, वो कौन सा है? इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये अपना क्यूबा का कौन सा है? हवाना। यूनाइटेड नेशन हैव हाउ मैनी आर्गन्स, यूनाइटेड नेशन के कितने आर्गन्स हैं? ठीक है, यूनाइटेड नेशन के 6 आर्गन्स हैं। ये अलग से पढ़ने का टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा, ठीक है। तो इसके 6 आर्गन्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें जनरल असम्बली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इस तरह से 3 और भी हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, कौन सा रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है? तो ये कॉन्गो रिवर है, ठीक है जी, कॉन्गो रिवर, ठीक है। इक्वेटर क्या होता है? ये समझ लें कि ये हमारा दुनिया का एक नक्शा है, तो इस तरह से समझ लें कि जो बीच में अपना हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो नक्शे पर अगर देखा जाए तो कॉन्गो रिवर यहाँ से 2 बार गुजरता है, ठीक है, ऐसे समझ लें गुजरता है यहाँ पर, तो ये हमारा 2 बार हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, ज़मीन पर सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? तो वो है डेड सी, ठीक है। डेड सी जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा खड्डा समझ लेते हैं, ये पानी के अंदर ही है, ठीक है। नेटो स्टैंड्स फॉर, नेटो को क्या कहते हैं? पूरा नाम पूछा गया तो नेटो कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो है एक मिलिट्री अलाइंस है जिसमें अमेरिका समेत कई और कंट्रीज़ भी शामिल हैं, और ये मिलकर जो है ना फिर वो इनका मुआहदा है कि अगर इन पर कोई हमला करेगा तो ये मिलकर वापसी में इन पर हमला करेंगे। उसके बाद है अलेक्जेंड्रा इज़ द सी पोर्ट ऑफ, अलेक्जेंड्रा जो है किसकी बंदरगाह है? तो ये इजिप्ट की बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद है द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं थाईलैंड को। जो वाइट एलिफेंट होते हैं थाईलैंड में, इनको समझ लें कि नेकी की निशानी माना जाता है, पाकीज़गी की निशानी या बरकत की निशानी माना जाता है, इसलिए इनको कहते हैं द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ठीक है जी। आफ्टर यूएसए द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स आर, यूएसए किसे कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो किसके पास हैं? तो वो चाइना के पास है, ठीक है। ये सवाल कभी कभी फ्रांस भी आ जाता है, तो ये दोनों ही ठीक रहेंगे, ठीक है। तो फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा हैं। एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की जाए तो उसने सिर्फ लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की, एक्टिव की बात नहीं की, तो हम यहाँ पर चाइना लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक, अब इंग्लिश के सवाल इसमें आ गए। पहले हम जनरल नॉलेज के पढ़ रहे थे ये पास पेपर में, ठीक है, अब इसमें इंग्लिश के सवाल आ गए हैं। तो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक द, तो यहाँ पर बताना है कि आपने क्या लगेगा, ट्रू लगेगा, ट्रूथ लगेगा, ट्रूली लगेगा। तो एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, ये जो है यहाँ पर
फ्रेज़ का इस्तेमाल करेगा। स्पीक द हमेशा ट्रूथ होता है, ठीक है। ये फ्रेजेस होते हैं, ये आपको हम अलग से याद करवाएंगे। तो ये क्या बनेगा, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ट्रूथ ही लगेगा, ये ग्रामर का रूल है। उसके बाद है पीपल डू नॉट स्पेंड देयर मनी फॉलिशली। यहाँ पर बताना है क्या लगेगा यहाँ से, कि लोग जो है अपनी जो इनकम है वो उसको फॉलिशली स्पेंड नहीं करते। तो ये है जी वाइजली, विजडम या वाइज। तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, यहाँ पर लगेगा वाइज, ठीक है। यहाँ पर क्या लगने वाला है, यहाँ पर वाइज लगने वाला है। वाइज एक्चुअल में क्या है, एडजेक्टिव्स है, ठीक है। एडजेक्टिव्स जो होती है ये क्या करती है, किसी भी नाउन प्रोनाउन के अंदर कुछ ना कुछ इजाफा करती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, वाइज लगेगा। वाइजली जो है ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि ये एडवर्ब बन जाती है। जब भी किसी के लास्ट में एल वाई आए ना तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ये मोस्टली चांस ये होता है, एल वाई इसके आखिर में आया हुआ है तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ लगती है। वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ब के अंदर जो मीनिंग है वो कुछ ऐड करने के लिए ये लगती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाइज लगेगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर्स। यहाँ पर आपने बताना क्या लगेगा, रीज़न, ठीक है। जो सोने की प्राइस है वो कहता है कि बढ़ चुकी हैं और सिल्वर की भी। तो बताओ यहाँ पर क्या लगना है, हैज़ लगेगा, आर लगेगा, हैव लगेगा, इज़ लगेगा। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना, यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा हैज़। यहाँ पर दो ही लग सकते हैं, हैज़ या हैव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आखिर में देखिए ये तीसरी फॉर्म आई हुई है। तीसरी फॉर्म जो है रीज़न, ठीक है। ये पहली फॉर्म राइज होती है तो तीसरी फॉर्म में से क्या है, रीज़न है, ठीक है। तो रीज़न जो है ना तीसरी फॉर्म है, और तीसरी फॉर्म हमेशा कब लगती है, जब उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब हैव हो, हैड हो या हैज़ हो, ठीक है। तो हैड तो यहाँ पर था ही नहीं, इन दोनों में से ये लग सकता है, क्योंकि आर और इज़ के बाद जो है आईएनजी वाली फॉर्म लगती है हमेशा, ठीक है। आर और इज़ के बाद, तो ये दोनों तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। इसमें से एक लग सकता है। अब देखना हमने ये है कि अगर हमारे पास पीछे जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमारी क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। अगर वो प्लूरल है, जमा में है, तो वहाँ पर हम क्या लगेंगे, हैव लगा देंगे। तो जो प्राइस है ना ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। हैव यहाँ पर नहीं लग सकता, तो आंसर क्या रहेगा आपका, हैज़ रहेगा। ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल डू नॉट ओपन द, पीपल प्लीज़ ओपन द बुक, के बुक को आप ओपन करें। पेज 10, यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन लगानी है, एट, ऑन, इन, एज। प्रीपोजिशन के अलग से रूल होते हैं, वो आपने ख़ुद हमसे पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या लगने वाला है, एट लगेगा, ऑन लगेगा, इज़ लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा एट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ है पेज नंबर 10। जब भी हम किसी ख़ास पॉइंट की बात करें ना तो हम हमेशा वहाँ पर क्या लगाते हैं, एट लगा। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप डोर के पास ठहरे, मैं कहता हूँ कि एट द डोर, कि आप एक ख़ास पॉइंट पर ठहरे हुए हैं, मतलब डोर एक कोई ख़ास जगह है। तो जब भी हम किसी ख़ास पॉइंट पर ठहरे हुए हों, ख़ास चीज़ की बात करें, ख़ास पॉइंट की तरफ इशारा हो, तो वहाँ हमेशा एट लगता है। और यहाँ पर जो है पूरी बुक थी, लेकिन हाँ उसने कहा है कि पेज नंबर 10 खोलना है। तो पेज नंबर 10 क्या है, एक ख़ास सफ़ा है, ठीक है, एक ख़ास एड्रेस है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एट लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, ही इज़ वेरी पॉपुलर हिज एम्प्लॉयज़, वो बहुत ही मशहूर है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। यहाँ पर क्या लगने वाला है, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगी विद, यहाँ पर क्या लगेगी, विद लगेगी, ठीक है। जब भी हम ह्यूमंस के साथ कोई ना कोई चीज़ अपने आप को रिलेट करते हैं, जैसा कि ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये कौन हैं, जो इसके अंडर काम करते हैं, ये बंदे हैं। अगर डायरेक्ट मैं आपसे क्या करता हूँ, एग्री करता हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम एग्री विद यू। आप भी तो ह्यूमंस है ना, तो यहाँ पर हम विद लगाएंगे, टू नहीं लगाया करते, ठीक है। अगर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ ना तो तब मैं विद नहीं लगाऊंगा, तब मैं लगाऊंगा टू लगाऊंगा। तो ये एक रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, विद लगेगा, क्योंकि वो पॉपुलर है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। उसके बाद है जी ऑल अलोंग्स मीन्स, ऑल अलोंग्स का क्या मतलब, ये उसने सिनोनिम पूछ लिया, समझ लें, ठीक है। ऑल अलोंग्स कहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। ऑल अलोंग मतलब बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लगाना है क्या, इसका मीनिंग बनेगा आई एग्री। एग्री तो नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑल टुगेदर भी नहीं है, तो ये लगेगा ऑल द टाइम। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये बनता है कि ऑल द टाइम, तमाम वक्त में, शुरू से लेकर आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऑल अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगेगा। उसके बाद है बिहाइंड द सीन मीन्स, बिहाइंड द सीन का क्या मतलब बनता है। बिहाइंड द सीन कहते हैं जी यहाँ पर इन डिफरेंट प्लेस नहीं, ये लगेगा प्राइवेटली। बिहाइंड द सीन का मतलब क्या है, सीन के पीछे हम कह सकते हैं, मतलब पीछे कोई जो चीज़ छुपी हुई है उसे हम कहते हैं बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो ये क्या है,
प्राइवेटली होता है, ठीक है। ज़्यादातर जब मूवीज़ शूटिंग होती है ना, आपने देखा होगा लिखा हुआ था बिहाइंड सीन्स। बिहाइंड सीन किसे कहते हैं? जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं तो उन्होंने किन किन टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, तो वो उन्हें हम बिहाइंड द सीन्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइवेटली। उसके बाद है टू कैच ऑन। टू कैच ऑन भी है, ये एक इडियम है। तो इसका मीनिंग आपने बताना है। टू अंडरस्टैंड है, टू होल्ड है, टू टेक है, टू हैंग है। तो टू कैच एन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी की बात को समझ लेना। टू कैच ऑन, ठीक है। इसका मन आपने बिल्कुल लफ्जी माने नहीं करना। टू कैच का मतलब होता है कैच करना, पकड़ना किसी चीज़ को। तो हो सकता है आप लगा दें टू होल्ड। होल्ड का मतलब भी तो वही होता है ना, किसी चीज़ को पकड़ के ठहर जाना, होल्ड करना। तो गलत लगा हो जाएगा ये। तो टू कैच एन का मतलब है कि मुझे अगर आपकी बातें समझ आ रही हैं या मेरी बातें आपको समझ आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि सर टू कैच ऑन, कि हमें आपकी बातें क्या हो रही हैं? समझ आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टू अंडरस्टैंड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ कन्वेक्ट। कन्वेक्ट का सिनोनिम क्या है? सरनेम कैसे कहते हैं? जिनके मीनिंग सेम हो, ठीक है। एंटोनिम मतलब जिनके मीनिंग आपस में अपोजिट हों। अच्छा, कन्वेक्ट कहते हैं जी जिसको सज़ा हो जाए। कन्वेक्ट, किसी को सज़ा हो जाए, मुजरिम करार पा जाए। तो हाँ, इसका सरनेम क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा प्रोनाउंस गिल्टी, ठीक है। इसका मतलब भी सेम होता है। किसी को आपने गिल्टी फाइंड कर लिया है, उसको सज़ा हो चुकी है, या वो उसको हम कह देते हैं कि अभी तुमने जुर्म किया बकायदा तौर पर, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस गिल्टी। किसका? कन्वेक्ट का सिनोनिम। उसके बाद है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, विच ऑफ द नाउन इज अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे गए हैं। यहाँ पर ये है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, पूछा गया कि अंडरलाइन यहाँ पर ये ब्रेव ऐसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंडरलाइन यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर शायद अपना मिसिंग हो गया है। विच टाइप ऑफ नाउन इज़ द अंडरलाइंड वर्ड ब्रेव, ठीक है। बल्कि उसने खुद बता दिया है यहाँ पर कि वो कह रहा है कि ये जो फ़िक्रा है इसमें ब्रेव जो है अंडरलाइन वर्ड है। तो वो कहता है कि ये कौन सा नाउन है। नाउन की किस्में होती है। नाउन किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। किसी भी चीज़, शख्स, जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो इसकी किस्में होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्रॉपर होता है, कॉन्क्रीट होता है, कलेक्टिव होता है, इस तरह से इम्प्रॉपर नाउन भी होते हैं। तो अब ये जो है ब्रेव है, ब्रेव जो है ये कौन सा नाउन है? तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कहते हैं? ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल में नाम होती हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ टेबल। टेबल क्या है? ये कॉन्क्रीट नाउन में आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं कहता हूँ पेन कह देता हूँ, ठीक है, बुक कह देता हूँ। ये सारे क्या हैं? कॉन्क्रीट के अंदर हैं, क्योंकि हम इनको फिजिकली टच कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम टच वगैरह नहीं कर सकते लेकिन एक्चुअल में नाम होते हैं। जैसा कि यहाँ पर ब्रेव है, बहादुरी। बहादुरी किसी की अलामत को शो करता है कि बंदा बड़ा बहादुर है, तो ये भी नाउन में आता है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल कहता हूँ, हैंडसम बॉय कह देता हूँ। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ब्यूटीफुल है, कोई नज़र तो नहीं आती लेकिन नाम तो है किस्म का, ठीक है। ये खूबसूरत चीज़ है, कोई भी चीज़ है। तो ये सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? एब्स्ट्रैक्ट रहेगा ब्रेव की जगह पे। उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ डिफाई। डिफाई का सिनोनिम क्या है? तो डिफाई को कहते हैं जी, डिफाई कहते हैं जो किसी की बात ना माने। कोई भी बात, जैसा कि आप अपने घर वालों की नहीं मानते होंगे, आपको कोई भी काम लगाने ज़िम्मे आप कहते हैं कि मुझे नहीं करना, मैं तो आराम से सोया हुआ हूँ या सोई हुई हूँ, तो वो वाला है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम? डिसओबे कहेंगे, किसी की बात नहीं मानना, ठीक है। जैसा कि मैं आपको कहूँ कि आपने पढ़ना है तो आप कहेंगे सर नहीं, हमने नहीं पढ़ना है, हमने टिकटॉक वगैरह देखनी है, तो वो आप समझ लें मुझसे डिफाई कर रहे हैं। द सिनोनिम ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग का सिनोनिम क्या है? स्पिनिंग कहते हैं स्पिन करना, रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? रोटेटिंग रहेगा, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या रहेगा? रोटेटिंग रहेगा। स्पिनिंग किसे कहते हैं? स्पिन मोशन आपने पढ़ा होगा कि ज़मीन जो है अपने महवर के गिर्द क्या करती है? मूव करती है, इस तरह से, ठीक है। स्पिनिंग इसको बोलते हैं जो इस तरह से मूव करती है। तो ये रोटेटिंग भी सेम चीज़ होती है। रोटेटिंग का मतलब क्या होता है? अपने आप को घुमाना, ठीक है, रोटेट करना, उसका एंगल चेंज करना। एंटोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन का एंटोनिम आपने यहाँ पर बताना है, इसका अपोजिट बताना है। अबेंडन कहते हैं किसी भी काम को छोड़ देना या किसी भी चीज़ को तर्क कर देना, उसे हम बोलते हैं अबेंडन। ये वर्क जो है अबेंडन हो गया है। अब इसका अपोजिट आपने ढूंढना है यहाँ पर। तो यहाँ पर है स्पोर्ट, डिसरिगार्ड, परसूट, ये वाला रहेगा, ठीक है। परसूट कहते हैं किसी भी काम का पीछा करना, ठीक है, छोड़ना नहीं बल्कि उसके पीछे पड़ जाना जाके। तो ये परस्यूट जो है ये सबसे करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसका मुखालिफ वर्ड है। एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट मीनिंग में। उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, कौन सा जो ऑप्शन है उसके स्पेलिंग करेक्ट हैं।
तो लफ्ज़ है यहाँ पर इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये वाले स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है इंटेग्रिटी के, INTEGRITY, ठीक है। इंटेग्रिटी के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है ये वाले। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, आपने यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। लफ्ज़ है डिसर्न, तो डिसर्न के स्पेलिंग हैं जी ये वाले, ठीक है, DISCERN, डिसर्न के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर लफ्ज़ है अपोनेंट, अपोनेंट के आपने स्पेलिंग बताने हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल ठीक है, अपोनेंट के स्पेलिंग ये वाले होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट, कौन सा सेंटेंस इनमें से करेक्ट है। सी इज़ बिग देन तो नहीं आया कभी भी, ठीक है, ये हमेशा बिगर देन लगता है। सी इज़ बिगेस्ट देन बिल्कुल गलत है, तो ये तीसरे नंबर पर अवेलेबल है, बिगर देन आएगा, ठीक है। सी इज़ बिगर देन आ रिवर, ठीक है। तो जब भी ये हो ना देन लगा हुआ TH वाला, तो पीछे इसके बिग या बिगेस्ट नहीं लगता, ये हमेशा बिगर लगता है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट सिनोनिम टू द वर्ड एरेडिकेट, एरेडिकेट का कौन सा वर्ड जो कहता है इसका सिनोनिम नहीं है। एरेडिकेट कहते हैं किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है, किसी चीज़ को मैं उखाड़ के फेंक दूँ तो उसे हम कहते हैं एरेडिकेट कहते हैं। अपरूट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसका मतलब भी बिल्कुल होता है जड़ से उखाड़ना, ठीक है। रूट का मतलब जड़ होता है, अपरूट जड़ से उखाड़ के बाहर लेके आना, अप लेके आना, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह कर देना, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं बल्कि अपना सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, उसने पूछा कि कौन सा सिनोनिम नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय भी है, इसका सिनोनिम्स बनता है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स नहीं बनता, तो डिस्ट्रॉय भी इसका सिनोनिम है। उसके बाद है रिमूव, रिमूव का मतलब भी क्या होता है किसी चीज़ को रिमूव कर देना, निकाल देना, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। लेकिन उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट द सिनोनिम, कौन सा इसका सिनोनिम नहीं है, मतलब उसने इसका एंटोनिम पूछा है। तो ये लफ्ज़ जो फ्लोरिश है ये वैसे भी आखिरी बच रहा है, तो यही आंसर रहेगा। और फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना बढ़ना, ठीक है। तो इसका ये क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है ख़त्म करना, उखाड़ फेंकना, लेकिन इसका मतलब होता है तरक्की आगे की तरफ जाना, फ्लोरिश होना, ठीक है। उसके बाद है अली इज़ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अली जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। द अंडरलाइन वर्ड इज़, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इंटेलिजेंस वगैरह है वो क्या चीज़ है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है या नाउन है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना सवाल है। अब देखो यहाँ पर ये जो है इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होती हैं, ऐसे लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउंस के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करें, मतलब उसमें कोई ना कोई मीनिंग ऐड कर दें। अच्छे मीनिंग भी हो सकते हैं, बुरे मीनिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, अब जो ये गर्ल है ये एक नाउन है, किसी भी चीज़ का नाम है, ठीक है, किसी भी मतलब एक लड़की का नाम है। तो ब्यूटीफुल जो लफ्ज़ इसके साथ में लग रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, गर्ल्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तो वो ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको और भी दे सकता हूँ कि मैं लिखता हूँ ही इज़ बैड बॉय, ठीक है, तो ये बुरे मीनिंग भी हो सकते हैं। बैड बॉय का मतलब क्या होता है कि ये मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ही इज़ अ बॉय, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ही इज़ अ बैड बॉय, ठीक है। बैड जो है, अब ये जो नाउन है हमारा बॉय, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्ड ऐड कर रहा है कि वो बुरा लड़का है अब, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से कई और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये इंटेलिजेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई मीनिंग ऐड कर रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ना ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। जब इंटेलिजेंट का मतलब ज़हीन है, ठीक है, तो ज़हीन उसकी कोई ना कोई ख़ासियत बयान कर रहा है। ख़ासियत अच्छी भी होती हैं, ख़ासियत बुरी भी होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी ख़ासियत बयान कर रहा है नाउन की, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबल प्राइज़ फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहला किसने नोबल प्राइज़ जो है ना विन किया था। तो नोबल इनाम जो सबसे पहले विन किया था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने किया था। 1979 के अंदर उन्होंने ये इनाम हासिल किया था नोबल प्राइज़ का फ़िज़िक्स के अंदर, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था। पाकिस्तान का सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा, और ये लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज द एब्रोगेटेड, पाकिस्तान का जो 1962 का आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो उसको कब जो है ना मनसूख किया गया था। तो ये किया गया था 1969 के अंदर,
जनरल याहिया साहब ने इसको किया था, ठीक है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो सबसे पहले चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान के थे, मशहूर सवाल है ये, तो ये थे अब्दुल रशीद साहब, ठीक है। अब्दुल रशीद साहब पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO वाज द प्रोमोगेटेड ऑन March 13, 1977 बाई, तो ये जो LFO है ना, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये अपना जनरल याहिया खान ने जो है ना इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड, ये पाक स्टडी के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है लियाकत अली खान साहब, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको असैसिनेशन की गई थी, उनको शहीद किया गया था कौन सी डेट को? तो ये 16 अक्टूबर 1951 को जो है इनको शहीद किया गया था, इनको गोली मार के शहीद कर दिया था। उसके बाद है तरबेला डैम इज़ ऑन द रिवर, तरबेला डैम जो है हमारा पाकिस्तान का, वो कौन से रिवर पर बनाया गया? तो ये इंडस रिवर पर, दरिया सिंध जिसे हम कहते हैं, ये वहाँ पर ये अपना तरबेला डैम बनाया गया। उसके बाद है फैथोमीटर इज़ यूज टू मेयर, फैथोमीटर एक आला है जो कि यूज़ होता है मेयर करने के लिए। क्या मेयर करने के लिए? हम इससे जो है ना ओशंस के पाथ पता लगाते हैं, कि ओशन के जो रास्ते होते हैं ना, समंदर्स के जो रास्ते होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं हम फैथोमीटर के साथ। द टोटल नंबर ऑफ मेजर बैरेजेस कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, ऑन द इंडस रिवर, इंडस रिवर पर कितने मेजर बैराज जो है ना वो अपना हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं? तो 6 मेजर बैराज है, ठीक है, जिसमें सखर बैराज आ जाता है, सखर बैराज आता है यहाँ पर। उसके बाद गुड्डू बैराज भी है, तौसा बैराज भी है, इस तरह से 6 टोटल अपना बैराज बनते हैं यहाँ पर। उसके बाद है जी नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, द हाईएस्ट पीक ऑफ कोह सफ़ेद, कोह सफ़ेद जो हमारा पहाड़ी सिलसिला है, इसकी सबसे ऊंची जो पीक है, ऊंची जो चोटी है, वो कौन सी है? तो वो है सिकरम, ठीक है। सिकरम जो है ये सबसे ऊंची चोटी है कोह सफ़ेद की। हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ, हरारे जो है कैपिटल है कौन से कंट्री का? तो यहाँ पर है क्यूबा, नहीं इसका भी नहीं है, सूडान का भी नहीं है, रशिया, तीनों का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज रहेगा। इस तरह के जवाब भी होते हैं, नन ऑफ दीज भी है, कभी कभी जवाब देते ही नहीं है, ठीक है। तो हरारे जो है ये किसका कैपिटल है? ये जिम्बाब्वे जो कंट्री है उसका कैपिटल है हरारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन पॉलिटिशियन पार्टी एज, जो बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर ब्रिटानिया का, पहले रह चुका है, तो इसकी पार्टी पूछी गई यहाँ पर। तो ये उस वक्त जो है ना ये जो पार्टी है इसकी वो है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। हर मुल्क में सियासी पार्टी होती हैं, जैसा कि पाकिस्तान में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी हो गई, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, तो इनकी पार्टी हैं। इसी तरह से हर मुल्क में पार्टीज़ होती हैं। तो बोरिस जॉनसन की जो पार्टी है वो कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी है, बरतानिया का है। कैद आज़म वाज इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, कैद आज़म साहब को इलेक्ट किया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी जो कि पाकिस्तान से पहले बनी थी, जिसने पाकिस्तान को आज़ाद करने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। तो उस वक्त जो है ना कैद आज़म साहब को कब जो है ना परमानेंट प्रेसिडेंट उनको सिलेक्ट किया गया? तो ये थे 1934 में, ठीक है। 1934 में इनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था। हालांकि मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद है इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रोल ऑफ, इंडियन सिविल सर्विस जो है किसके रूलिंग के अंदर जो है ना इंट्रोड्यूस की थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने ये करवाया था, ठीक है। इसने एग्ज़ाम रखवाया था, जैसा कि आप आज भी सुनते हैं CSS हो गया, इंडिया में भी है IAS होता है, इस तरह से और भी हैं। तो उस वक्त जब हम इकट्ठे थे तो उसने इस शुरुआत इन्होंने की थी उसकी, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज। उसके बाद फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, लोधी सल्तनत के फाउंडर कौन थे? वो थे बहलोल ख़ान लोधी, ठीक है। उसके बाद है राजा दहर वाज द रूलर ऑफ, राजा दहर जो है किसका हुक्मरान था? तो वो किसका था? सिंध का था, ठीक है। सिंध का ये लास्ट था जिसको फिर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में इस पर अटैक किया और राजा दहर को यहाँ से शिकस्त हुई थी और फतह हो गया था, ये मुसलमानों के अंडर उस वक्त आ गया था। उसके बाद है जी नेक्स्ट, हाउ मैनी अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, कितनी जो अभी तक जो है अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट से कहते हैं तरमीम को कहते हैं, ठीक है। हमारा जो आइन है ना, आखिरी आइन, पाकिस्तान के 3 आइन रहे हैं। एक 1956 का आइन, वो फिर रिजेक्ट हो गया, मनसूख हो गया। उसके बाद फिर 1962 का आइन हुआ, वो भी फिर बाद में कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर 1973 का आइन बनाया गया, 1973 में बनाया गया। अभी तक ये चल रहा है, लेकिन इसमें तरमीम होती रहती हैं वक्त के हिसाब से। तो अभी तक वो पूछ रहा है कि कितनी तरमीम हो चुकी हैं। तो अभी
तक जो है ना 26 तरमीम हो चुकी हैं, 2 तो अभी अभी हुई हैं, इसी हुकूमत के अंदर ही हुई हैं, तो 26 तरमीम इसमें हो चुकी हैं इस वक्त तक। द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो कौन सी है, K2 है, ठीक है, पाकिस्तान में ही है, कराकोरम रेंज में है हमारी जो चोटी है, K2 है, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी भी है हाईएस्ट, ठीक है। द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है, तो सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है, यहाँ पर कराची ही है, ठीक है। सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह भी कौन सी है, कराची है, जहाँ पर सामान वगैरह था समंदर में होती है, आपको पता होना चाहिए। नावल वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय, ये जो एक नावल है जिसका नाम है वॉर एंड पीस, ये किसने लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक है, ये मशहूर नावल है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। कोस्ट लाइन किसे कहते हैं, हमारा जो साहिल है, समंदर होता है, मतलब समंदर के साथ जो हमारा साहिल लगता है ना, टोटल जितना हमारा ज़मीनी एरिया होता है उसे हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास जो समंदर लगता है उसकी जो कोस्ट लाइन है वो है 1040 किलोमीटर से 1050 भी कहीं कहीं पर आता है, दोनों ही जवाब ठीक होते हैं, ठीक है। तो 1050 से करीब करीब आपने अंदाज़ा लगाना है, 1040 किलोमीटर की यहाँ पर बनेगा। द बैटल ऑफ बदर वॉज फॉट इन, बैटल ऑफ बदर कब लड़ी गई थी, इस्लामियत के सवाल आ गए हैं यहाँ पर। तो बैटल ऑफ बदर लड़ी गई थी 2nd हिजरी के अंदर, ठीक है। ज्यूइश ट्राइब एक्सपेल्ड, ज्यूइश ट्राइब को निकाल दिया गया था फ्रॉम मदीना, मदीना से आफ्टर द बैटल ऑफ बदर, कौन से ज्यूइश ट्राइब को बैटल ऑफ बदर के बाद मदीना से निकाल दिया गया था, तो वो निकाला गया था किसको, बनु कनिका को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनके साथ एक मुआहदा था जिसे हम मिसाक मदीना भी कहते हैं, तो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, इस वजह से इनको फिर वहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद है हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद हरूफ मुक़त्तिआत, कितनी सूरतें जो हैं वो स्टार्ट होती हैं हरूफ मुक़त्तिआत के साथ, हरूफ मुक़त्तिआत के साथ तकरीबन 29 सूरत जो है ना वो स्टार्ट होती है। हरूफ मुक़त्तिआत कौन से होते हैं, जैसे कि आपने कुरान पाक पढ़ा होगा, अलिफ लाम मीम यासीन हामीम, इस तरह से काफ़ी सूरतें हैं इस तरह से स्टार्ट होती हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनके मीनिंग हमें पता नहीं है, अरबिक में इनके कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इनके मीनिंग अल्लाह पाक खुद जानते हैं। अब मैं नहीं पता कि अलिफ लाम मीम का क्या मीनिंग बनता है, यासीन का क्या मीनिंग बनता है, तो ये क्या होती हैं, हरूफ मुक़त्तिआत होते हैं, और ये टोटल 29 सूरतें हैं जो कि इनके साथ स्टार्ट होती हैं। उसके बाद है हाउ मच पार्ट ऑफ तुर्की फॉल्स इन यूरोप, तुर्की का जो कितना हिस्सा जो है यूरोप में है। तुर्की जो कंट्री है ये वह कंट्री है जो कि एशियन भी है और यूरोपियंस बराज़म में भी शामिल है, तो इसका तकरीबन 3% पार्ट जो है वो किस में है, यूरोप में है। इसका जो शहर है इस्तांबुल वो ज़्यादातर यूरोप वाले में काउंट होता है। उसके बाद है जी वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनकर्ड मक्का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फ़तह मक्का किया था, मक्का को कब फ़तह किया था, ये 8 हिजरी में जो है फ़तह मक्का हुआ था। उसके बाद द लिटरल मीनिंग ऑफ द शिरक, शिरक का लफ्ज़ी मीनिंग क्या बनता है, तो लफ्ज़ी मीनिंग क्या होता है शिरक का, यहाँ पर देखना है टू लाई, ये है जाएगा पार्टनरशिप, ठीक है। शिरक का मतलब क्या होता है, किसी को शरीक ठहरा देना। शिरक हम किसे कहते हैं कि अगर हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा देते हैं, कि कहते हैं कि जिसकी भी इबादत करनी चाहिए, इसके भी मांगना चाहिए, साथ में अल्लाह से मांगना चाहिए, तो वो शिरक हो जाता है, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग क्या बनेगा, शिरक का मतलब है किसी के साथ शरीक ठहराना, ठीक है। अक्सर आपने सुना भी होगा शरीको, अक्सर टिकटॉक पे आता रहता है, ठीक है। शरीकों का मतलब क्या है, किसी को जब आप पार्टनरशिप देते हैं ना, वो किसी के साथ आप पार्टनरशिप का मतलब सेम बनता है ना, कि मैं किसी को अपने साथ शिरकत दे दूं, उसको मैं एक हिस्सा दे दूं, उसको अपना शरीक ठहरा लूँ, तो ये इसका क्या रहेगा, यहाँ पर शरीक रहेगा। उसके बाद है व्हेन डिड किबला डायरेक्शन चेंज, किबला की डायरेक्शन कब चेंज हुई थी, ठीक है। याद रहे कि किबला की डायरेक्शन चेंज हुई थी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये हुई थी 2nd हिजरी में, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, जो 2nd हिजरी से मतलब क्या है कि हिजरत के 2 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। आप सल्लम पहले मक्का में रहे हैं, फिर हिजरत करके आप सल्लम तशरीफ़ फरमा गए थे मदीना मुनव्वरा में, तो उससे पहले तकरीबन आप यूँ लगा लें कि आप सल्लम 13 साल मक्का में रहे हैं मुबारक ज़िंदगी में अपनी में, और 10 साल जो है वो कहाँ पर रहे हैं, मदीना में रहे हैं। अब 13 साल और 2 साल ये लगा लो, ठीक है। 15 साल तक मुसलमान जो है नमाज जो पढ़ते थे वो मक्का की तरफ फेस कर नहीं पढ़ते थे, ठीक है। पहले जो हमारा किबला था, जो कि आजकल हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो हमारा फेस मक्का की तरफ होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था।
पहले जो मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ुद और सहाबा कराम भी, तो उनका जो फेस होता था वो होता था जेरूसलम की तरफ यानी फ़लस्तीन की तरफ, और वो भी किसकी तरफ, मस्जिद अक्सा जो है हमारे बैतुल मुक़द्दस जिसे हम कहते हैं, उस तरफ हम फेस करके नमाज़ पढ़ते थे मुसलमान। तो पहले हमारा जो फ़र्स्ट किबला रहा है वो रहा है मस्जिद अक्सा की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुरान पाक में अहकामात इनके आए तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते जो है ना फिर रुख चेंज करवाएगा मक्का की तरफ। तो 2 हिजरी में रुख चेंज हुआ और जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जा रही थी उसको आज हम मस्जिद किबलतैन के नाम से भी याद करते हैं। ये भी सवाल अक्सर आता है मस्जिद किबलतैन कहाँ पर है, ठीक है। ये मदीना में, यह मदीना में जब नमाज़ पढ़ी जा रही थी तो उसी वक्त जो है ना उनका रुख चेंज करवा देगा नमाज़ पढ़ते वक्त। बैतुल मुक़द्दस से फिर अब कहा गया, ऑर्डर्स मिले कि अब आपने मक्का की तरफ नमाज़ पढ़नी है। तो आज हम मक्का की तरफ ही फेस करके नमाज़ पढ़ते हैं। और किबलतैन का मतलब क्या, तैन का मतलब अरबी में होता है 2 चीज़ों, ठीक है, 2 किबले, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि पहले बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ रहे थे और बैतुल मुक़द्दस तरफ फेस करके नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उसी वक्त चेंज हुआ मक्का, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 किबलों वाली ये मस्जिद के नाम से मशहूर है, ठीक है। तो ये 2 हिजरी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, उमैया डायनेस्टी स्टार्ट फ्राम, उमैया जो डायनेस्टी है वो कब स्टार्ट हुई थी, बनु उमैया की जो खिलाफत है वो पूछी गई यहाँ पर कब स्टार्ट हुई थी। ये हुई थी 661 से शुरू हुई और 750 तक ये जारी रही। बनु उमैया के जो फर्स्ट खलीफा थे वो थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो। इनके बाद जो फिर खलीफा बने वो बने यजीद। यजीद को हर कोई जानता है, मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी लेकिन मैंने कवर किया है। यजीद जो था इसी बेगैरत ने फिर हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इनको शहादत भी करवाई और जुल्म ढाए आले रसूल पर। तो वो इनके बेटे सेकंड थे बनु उमैया के, समझ लें कि सेकंड उसके रूलर थे। पहले थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उन्हीं के ही बेटे थे अपना यजीद। उसके बाद है जी मुग़ल अम्पायर्स औरंगज़ेब आलमगीर रूल द सब कॉन्टिनेंट फ्रांस। मुग़ल अम्पायर जो है औरंगज़ेब जो आलमगीर का है वो कहता है कि सब कॉन्टिनेंट में उसने कहाँ तक हुकूमत की थी। ये मुग़ल बादशाह था औरंगज़ेब, इसकी हुकूमत चली थी 1658 से 1707 तक। उसके बाद ये अपना फौत हो गया था। उसके बाद है हिशाम इब्न अब्दुल मलिक इज़ फ्राम, हिशाम अब्दुल मलिक जो है इसका ताल्लुक़ किसके साथ था, कौन सी डायनेस्टी के साथ, डायनेस्टी मतलब सल्तनत, ठीक है। तो इसका ताल्लुक़ था जी उमैया डायनेस्टी के साथ, ठीक है। ये भी बनु उमैया के हुक्मरानों में से थे। उसके बाद है व्हेन ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी, कब ज़कात जो है उसको फ़र्ज़ बनाया गया था, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मींस कब ज़कात को फ़र्ज़, तो ये हुई थी 2nd हिजरी को ज़कात को फ़र्ज़ बनाया गया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु डाइड एंड, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कब वफ़ात पा गए थे, ये वफ़ात पाए थे 642 AD के अंदर, ठीक है, ईस्वी मतलब, ठीक। उसके बाद है जी जन्नतुल बकी सिचुएटेड इन, जन्नतुल बकी जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, ये कहाँ पर है, ये मदीना में है, ठीक है। जन्नतुल बकी क्या है, ये एक कब्रिस्तान है, बहुत ही पाक जगह है। तो यहाँ पर जो है आप सल्लम के रिश्तेदार वगैरह हो गए या बहुत बड़े सहाबा कराम जो होते हैं वो यहाँ पर दफन है, इसलिए इनको हम कहते हैं जन्नतुल बकी। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं जन्नत बकी में दफन हो जाऊँ। उसके बाद है जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काबा वाज हैंडेड ओवर आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु। जो काबा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, मतलब काबा को जो संभालने का काम करते थे, वो कहता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद, जो कि आप सल्लम के दादा जान थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु, के उनकी वफ़ात के बाद काबा की एडमिनिस्ट्रेशन किन को दी गई थी, तो वो दी गई थी हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को, ठीक है, आप सल्लम के चाचा जान। उसके बाद है जी विच कैलिफ ऑफ इस्लाम रूल्ड द लॉन्गेस्ट, इस्लाम के कौन से खलीफा ने सबसे ज़्यादा रूल किया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसने किया था इनमें से, ये खिलाफत राशिदा की बात हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दौर था वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है। खिलाफत राशिदा में कौन कौन आते हैं, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सारे खिलाफत राशिदा में आते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द फ़तह मुबीन मीन्ड, फ़तह मुबीन का मीनिंग क्या है, तो फ़तह मुबीन किसे कहते हैं, ये कहते हैं हुदैबिया पैक्ट को, ठीक है। जो सुलह हुदैबिया हुई थी ना, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी मौजूद है, आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं, अलग से वीडियो है सुलह हुदैबिया के ऊपर, तो वो आप वो देख लेना, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल इल्मी वे पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये इसको जो है ना फ़तह मुबीन कहा गया है। व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द रिवील्ड बुक्स,
रिवील्ड बुक्स का रियल मीनिंग क्या बनता है? रिवील्ड बुक्स मतलब जो हमारी किताबें हैं, आसमानी किताबें जो हमारे पास नाजिल हुई हैं, तौरात है, ज़बूर है, कुरान पाक है, इंजील है। तो इसका रियल मीनिंग क्या बनता है? वो है जी गाइडेंस टू ह्यूमन काइंड, गाइडेंस टू जिन, गाइडेंस टू एंजल्स। तो ये बनेगा गाइडेंस टू ह्यूमन काइंड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा मीनिंग, मतलब इंसानों के लिए गाइडेंस। हालांकि गाइडेंस टू जिन भी बन सकता है, क्योंकि जिन्नात पर भी तो वही सारे कानून लागू हैं ना, इन पर भी इनका भी फ़ैसला होगा, इनके भी गुनाह जो हैं अपना सवाब है वो नोट होते हैं, इनके भी इस्लाम का फ़ैसला होगा। लेकिन जो ज़्यादा मीनिंग बनता है वो किसका बनता है? गाइडेंस टू ह्यूमन काइंड। अगर ये दो हो ना कि ऑप्शन ए एंड बी, तब तो हम लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंगल की बात हो रही है तो तब हम यही लगाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ मॉस्क कुबा? मस्जिद कुबा का दूसरा नाम पूछा गया कि कौन सा नाम है। मस्जिद कुबा का दूसरा नाम जो है यहाँ पर मस्जिद तकवा भी है, ठीक है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद भी है, मस्जिद कुबा। जब आप वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ़ ले गए थे तो सबसे पहले जो मस्जिद बनाई गई थी वो कौन सी थी? मस्जिद कुबा है, और इस्लाम की पहली मस्जिद भी यही है, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, वैन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु डाइड। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु कब वफ़ात पा गए थे? 578 ईजी अपना इसी में इन्होंने वफ़ात पाई थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लोन ऑफ द मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लम की अम्मी जान यानी कि हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी जो क्लैन है, क्लैन ऑफ द, क्लैन का मतलब क्या होता है कि ख़ानदान, ठीक है। उनका ताल्लुक़ कुछ है किन के साथ था? तो वो थी बनु ज़हरा से, ठीक है। जो आप वसल्लम के वालिद हैं ना हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका ताल्लुक़ था बनु हाशिम से, और जो उनकी वालदा हैं आप वसल्लम की, उनका ताल्लुक़ था बनु ज़हरा से, ठीक है। और आप वसल्लम के बारे में पूछा जाए कि आप वसल्लम का ताल्लुक़ किस कबीले से था, तो वो आपने बताना है, किस ख़ानदान से था, तो वो आपने बताना है बनु हाशिम से था, ठीक है। कुरैश हमारा कबीला बनता है, कुरैश के फिर मज़ीद ख़ानदान होते हैं, जैसा कि आपने आजकल भी देखा होगा। जैसा कि एक राजपूत है, राजपूत एक कौम है, जैसा कि मैं भी राजपूत ही हूँ, ठीक है। तो राजपूत, अब मेरे नाम में आपने सुना होगा, मैं अक्सर कहता भी अपने नाम कि मैं हूँ राना यासिर, ठीक है। तो राना जो है ये मेरी क्या है, ख़ानदान का है। राजपूत में कई कौम, उसमें वो कई चीज़ें आ जाती है, जैसे कि राना आ जाते हैं, राव आ जाते हैं, इसी तरह से। और बाकी भी आपकी भी कास्ट होगी, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जैसे कि पंजाबी होते हैं, सराइकी होती हैं, सिंधी होते हैं, फिर मज़ीद उनके अंदर कौमें होती हैं, जट है, फ़लाना बंदा आरई है, फ़लाना बंदा जो है सिंध के हिसाब से देखा जाए तो उनकी अपनी कौमें हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ख़ानदान होते हैं, ठीक है। तो कबीला जो है कुरैश है आप वसल्लम का, और ख़ानदान जो है वह बनु हाशिम है। लेकिन आपकी अम्मी जान, क्योंकि वो तो किसी और कबीले से आई थी, किसी और ख़ानदान से थी, वो थी बनु ज़हरा से, ठीक है। ये आपने याद रखने चीज़ें। वेयर इज़ दी ANF हेड क्वार्टर? तो अब ये ANF से रिलेटेड सवाल आ गए हैं। ANF जो आपका डिपार्टमेंट जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, एंटी नारकोटिक फोर्स, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर था? ये है रावलपिंडी में, ठीक है। रावलपिंडी इस्लामाबाद हो तो दोनों लगा देना, क्योंकि साथ साथ ही हैं दोनों। उसके बाद है ANF एकेडमी इज़ लोकेटेड इन। ANF की एकेडमी जो है कहाँ पर है? तो ये इस्लामाबाद में है, ठीक है। ये क्या करती है? इसी में आपकी ट्रेनिंग, अगर आप इंशाल्लाह जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? ANF एकेडमी में होगी। उसके बाद है जी ANF वर्क्स अंडर। ANF जो है वर्क अंडर काम करती है, किसके अंडर काम करती है? पाकिस्तान आर्मी के मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स। तो ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इसके अंडर ये काम करती हैं। उसके बाद है ANF मैंडेट इज़। ANF का काम क्या है? ANF का काम क्या है? टू स्टॉप क्रिमिनल, क्रिमिनल को स्टॉप करना, टू फाइट अगेंस्ट ड्रग्स। तो इनका काम जो है ये कौन सा? ये वाला है, टू फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। इनका काम है मंशात की रोकथाम करना। इनका काम ये नहीं है कि क्रिमिनल्स को पकड़ना, हालांकि ये भी क्रिमिनल होते हैं, लेकिन क्रिमिनल की टाइप है ना, कोई चोरी करता है, कोई कत्ल करता है, तो वो पुलिस का काम होता है, इनका काम नहीं। तो इनका काम है नशे से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनकी रोकथाम जो होगी वो कौन करेंगे? ANF। तो आप भी इंशाल्लाह जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका काम भी यही वाला रहेगा, मंशियात के ख़िलाफ़ आपने काम करना है। ANF हैज़ द नंबर ऑफ़ रीजनल डायरेक्टरीज़। तो ANF के कितने जो हैं रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं? तो ये हैं 5, ठीक है। रीजनल डायरेक्टरेट के मतलब इनके मेन ऑफिस कौन कौन से हैं? तो वो 5 है। जैसा कि आपके जो सेंटर है ना, जहाँ पर आपके पेपर होंगे, मैंने आपको बताया नहीं कि आपके जो पेपर होंगे आपके सेंटर्स में होंगे, कौन कौन से हैं आपको पता होगा। कराची है तो सिंध वालों का पेपर होगा वो कराची में होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कराची एक इसका सेंटर है, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेटा है, अच्छा। उसके बाद पेशावर है, ये 3 सेंटर हैं।
जो सिंध वाले हैं वो कराची में होंगे, और बलूचिस्तान वाला क्वेटा में, और केपी के वाले का पेशावर में। और जो पंजाब से हैं उनके जो है ना 2 सेंटर हैं, एक है लाहौर और एक है रावलपिंडी। रावलपिंडी क्योंकि हेड क्वार्टर है इसलिए इसको भी सेंटर रखा गया है, तो इसलिए पंजाब के जो है ना 2 हेड क्वार्टर बनते हैं, रावलपिंडी हो गया। तो यही हमारे रीजनल डायरेक्टर्स भी यही वाले हैं, ठीक है। रावलपिंडी 1 2 3 4 और ये 5 ही हमारे क्या हैं, रीजनल डायरेक्टरेट्स भी हैं, इनके मेन ऑफिस भी हैं, ठीक है। और आपकी ड्यूटी भी यहाँ पर ही रहेगी, ठीक है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ड्यूटीज़ इन्हीं सेंटर्स में रहेंगी, इन्हीं अपना सिटीज़ में रहेगी। हु इज़ प्रेजेंट DGANF। अभी जो है अपना ANF का प्रेजेंट DG कौन है? DG किसे कहते हैं? डायरेक्टर जनरल। जो भी ANF में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जिसके पास सारी कमान होती है, तो उसे हम बोलते हैं DG, ठीक है। उसी के अंडर सारा जो अपना ANF का अमला है वो काम करता है। सबसे बड़ी पोस्ट DG की होती है। इसका अभी पूछेगा कि कौन जो है ना करंट DGANF है, तो अभी जो है DG हैं जो आपके इदारे के, वो हैं मेजर जनरल अब्दुल मुईद साहब, ठीक है। ये मेजर जनरल के रैंक ये आर्मी से आते हैं, तो यही DG लगते हैं यहाँ पर आके। उसके बाद है हेड क्वार्टर ऑफ ANF रीजनल डायरेक्टोरेट्स नॉर्थ इज़ लोकेटेड एंड रीजनल डायरेक्टोरेट जो नॉर्थ का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये रावलपिंडी का ही है, ठीक है। रावलपिंडी के ऑफिस को बोलते हैं हम नॉर्थ डायरेक्टोरेट बोलते हैं इसको। उसके बाद है FIR स्टैंड्स फॉर। FIR का मतलब क्या होता है? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। आपने भूलना नहीं है कभी, आप फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगा दो तो ये क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। F से फर्स्ट, I से इंफॉर्मेशन और R से रिपोर्ट। उसके बाद है ड्रग्स अफेक्ट यूअर्स। ड्रग जो है वो कहता है कि अफेक्ट करता है आप किन किन चीज़ पर? लंग्स पर तो करता है, ये हार्ट पर भी करता है, ठीक है, और ब्रेन पर, तो तीनों पर ही ड्रग्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जो नशा वाली चीज़ें होती हैं तीनों को नुकसान देती हैं। उसके बाद है जी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ड्रग के ख़िलाफ़ जो है जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? ये 26 जून को इसका एक डे होता है, वो मनाया जाता है पूरी दुनिया में। उसके बाद है UNODC मीन्स। UNODC मीन्स का मतलब क्या बनता है? ये बनता है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम्स, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा आंसर? ये वाला पहला ही रहेगा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो इसका मतलब ये बनता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। मोटो ऑफ ANF का नारा क्या है जी? मोटो क्या है उसका? तो ANF का नारा क्या है? ड्रग्स फ्री सोसाइटी, यही आपका नारा है। ये याद कर लो, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होने वाली है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे सब्जेक्ट को। तो नेम ऑफ द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल। नार्को कंट्रोल का अभी जो है फेडरल मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं मोहसिन रज़ा नकवी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है हमारी वजारत दाखिला है उनके भी हैं, और नार्कोटिक्स कंट्रोल की वजारत भी इनके पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास। और PCB पाकिस्तान के बोर्ड के चेयरमैन भी यही हैं, ठीक है। तो 3 काम इन्होंने संभाले हुए हैं। रैंक ऑफ द फोर्स कमांडर ऑफ रीजनल डायरेक्टोरेट्स। फोर्स कमांडर जो है रीजनल डायरेक्टोरेट्स, वो पूछ रहा है कि जितने भी रीजनल डायरेक्टोरेट है ना ANF के, इसका जो बड़ा बंदा होता है, बड़ा ऑफिसर होता है, उसका रैंक क्या होता है कम से कम? तो वो जो है ना मेजर जनरल भी हो सकता है और ब्रिगेडर्स भी बाकायदा तौर पर लग जाता है, ठीक है। DG का रैंक तो मेजर जनरल ही होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टरेट्स के ऑफिस है, जैसा कि पेशावर में है, कि अपना कराची में है, लाहौर में है, तो इनका जो सबसे बड़ा इंचार्ज होगा उसका रैंक वो मेजर जनरल होगा। उसके बाद ये ब्रिगेडर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन B, बोथ B एंड C दोनों ठीक है। अगर ब्रिगेडर ना अवेलेबल हो तो आप ये भी लगा सकते हैं। अगर मतलब ये वाला ऑप्शन ना अवेलेबल हो, बोथ B एंड C वाला, तो आपने हमेशा पहले मेजर जनरल लगाना है, ठीक है। तो इसका रैंक जो है मेजर जनरल होता है। ये आर्मी से आते हैं, जो आपके मेन बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे ना वो आर्मी से आएंगे। बाकी आप सब इंस्पेक्टर लेवल तक आप ही जो सिविलियंस होते हैं वही वाले होते हैं इसमें। व्हाट इज़ ड्रग क्या है जी? ड्रग क्या है? ड्रग है सब्सटेंस दैट अफेक्ट योर बॉडी फंक्शंस, सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, कि ऐसी चीज़ें जो कि आपके बॉडी फंक्शन पर असर करती हैं, ऐसी जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर असर करती हैं, तो बोथ A एंड B रहेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। नन ऑफ द अबव तो नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो ये है ड्रग की डेफिनेशन। उसके बाद है PPC स्टैंड फॉर। PPC कहते हैं जी पाकिस्तान पेनल कोड को, ठीक है। इसका मुखफ़फ़ है ये पाकिस्तान पेनल कोड। इसका मतलब क्या होता है?
कि जितनी भी जुर्म होते हैं वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, और उनकी क्या क्या सज़ाएँ होंगी वो उसको एक्सप्लेन जो है हमारे लॉ में किया जाता है, वो पीपीसी के थ्रू किया जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने चोरी की है तो इसने ये जुर्म किया, इस पे ये दफ़ात लगेंगी, इसकी सज़ा इतने साल होगी, तो ये पीपीसी डिसाइड होती है। तो ये क्या रहेगा, पाकिस्तान पेनल कोड रहेगा, ठीक है, ये हमारा लॉ का हिस्सा है। उसके बाद है जी AMLA स्टैंड फॉर, AMLA कहते हैं जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कहते हैं, ठीक है। ए से एंटी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अपना एक्ट, तो ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि गैर कानूनी तरीके से अगर आप अपनी दौलत को किसी और कंट्री में शिफ्ट करते हैं तो वो होती है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मतलब आप टैक्स नहीं देते, मैं छुपा के किसी और के अपना किसी और तरीके से लेके जाऊँ, अपने मुल्क को टैक्स ना दूँ, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है, ताकि उनको सज़ाएँ दी जा सकें कि वो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से पैसे अपने बाहर शिफ्ट ना करें। उसके बाद है सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज़, फेडरल गवर्नमेंट का जो सबसे सीनियर जो है ना मोस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स है ना, तो गवर्नमेंट्स हमारी फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म वगैरह बैठते हैं, मतलब इस्लामाबाद वाले आपको उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो लॉ वाला ऑफिसर होता है वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसको बोलते हैं। नार्कोटिक्स केसेस आर ट्रायल्ड इन, नार्कोटिक्स केसेस को है ना किस में ट्रायल किया था, मतलब उनके जो फैसले वगैरह होते हैं, ट्रायल होते हैं, वो कौन सी कोर्ट में होते हैं, सेशन कोर्ट में नहीं होते, ठीक है, सिविल कोर्ट में भी नहीं होते हैं, हाई कोर्ट में भी इसके फैसले नहीं होते। तो इसके लिए होती हैं CNS, ठीक है। CNS का मतलब क्या हुआ, ये जो होती हैं स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल के लिए क्या होती हैं, अलहदा से अदालतें बनाई जाती हैं, तो उनमें इनके ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप जब भी किसी को पकड़ेंगे तो आप ट्रायल इस CNS कोर्ट के थ्रू करवाएंगे। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, बस ये 100 MCQs पूरे हो गए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अपना मैथ के सवाल इसमें नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये पुराना पेपर है, उसमें मैथ शामिल नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट सिलेबस में मैथ शामिल है, इसीलिए आपने उसको भी तैयार करना है, और भी कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो भी आपने इसमें तैयार करने हैं, क्योंकि ये सीटें थोड़ा लेट आती रहती हैं, इसलिए इनका सिलेबस चेंज होता रहता है। नेक्स्ट में अब ऐसा होगा कि मैथ के सवाल भी होंगे, और जो LDC UDC पर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो उनमें कंप्यूटर के सवाल भी आएंगे, और ASI वगैरह कांस्टेबल में कंप्यूटर के सवाल वगैरह नहीं आते हैं। तो ये हमारी फ़र्स्ट क्लास थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप सब ने मुझे WhatsApp पर लाजमी मैसेज करना है, क्लास लेनी है तो भी मैसेज करना है, अगर नहीं भी लेनी तब भी आपने मुझे मैसेज करना है, उससे मैं आपको कुछ फ्री में सपोर्ट कर पाऊँगा, आपको PDF नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह शेयर कर पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट क्लास हमारी YouTube पर नहीं आएगी, और आपने लेनी है तो आपको हमारे साथ रब्ता करना पड़ेगा।